हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? बेटा हमारी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास चल रही है। ओके, और हमारा सॉल्यूशन चैप्टर जो था वो कंटिन्यू है, रनिंग पे है। ओके, तो बेटा हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का हम आज नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है, टुडेज आई एम टीचिंग यू अ न्यू टॉपिक, वांट्स ऑफ लॉ, प्राशरण दाब के नियम। ठीक है, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, प्राशरण दाब संबंधी जो क्या नियम होते हैं वो हम लॉ को उनको देखेंगे। ठीक है, अब इससे पहले मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, बेटा आपको पहले कई बार मैं बता चुका हूं, वीडियोस को आप क्या करो, एक बार नहीं कई बार रिपीट करो, उनको देखो। ठीक है, तब जाके समझ में आती है। वन टाइम्स पे आप देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा, आप उनको रिपीट करो, 2-3 बार देखो और फिर जाकर के तब जाकर के समझ में आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट प्राशरण दाब के नियम में इससे स्टार्ट करूं। मैं इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट जो 15 था, सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है, यूनिट सेकंड, क्लास 12 की, तो उसमें जो पार्ट 15 में था, 15 में है, वो मैंने आपको प्राशरण दाब बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस देखा था आपने। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होती है, एक ऐसी मतलब एक सेमी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन होती है जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। उससे जब विलायक के जो पार्टिकल्स होते हैं आर पार हो जाते हैं, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, विलायक के ओनली, विलायक क्षेत्र से क्या करेंगे, विलयन क्षेत्र की ओर गति कर देते हैं, या क्या करते हैं कि जो विलायक के कण होंगे कम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से अधिक कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में विसरित हो जाते हैं, फ्लो कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो ऑस्मोसिस कहलाती है। और एक ऐसा मिनिमम प्रेशर जो किसी विलायक के कणों द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली से सेमी मेम्ब्रेन से पार होने में क्या होगा, क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा, वो क्या कहलाता है, प्राशरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो प्राशरण दाब संबंधी कुछ क्या हुए हैं बेटा, नियम हुए हैं। जो हमारा चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, फोर्थ अणुसंख्या गुण था प्राशरण दाब। ठीक है, उसी का आगे वाला पोर्शन है प्राशरण दाब के नियम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यू वॉच केयरफुली, ओके, एंड अंडरस्टैंड द वीडियो एंड टॉपिक्स। तो वांट ऑफ ने, अब देखो बेटा वांट ऑफ लो, और ये वांट ऑफ लो क्यों पढ़ा, इसका वांट ऑफ नियम भी इनको कहते हैं, प्राशरण दाब के नियम भी कहते हैं। बिकॉज जो प्राशरण दाब के नियम थे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉ थे, ये किसने दिए, वांट ऑफ ने दिए। तो वांट ऑफ ने, बेटा वांट ऑफ क्या हुई, एक साइंटिस्ट हुए वांट ऑफ ने। ठीक है, तो वांट ऑफ ने क्या कहा कि वांट ऑफ ने बेटा कहा कि विलयन में भी क्या होते हैं, गैसों के समान, गैसेज हमने देखे होंगे बेटा, गैसों के समान क्या होता है, विषण का गुण पाया जाता है, उनमें एक डिफ्यूजन वाला गुण होता है, डिफ्यूजन्स, है ना, एक डिफ्यूजन वाला प्रॉपर्टीज पाई जाती है गैस। डिफ्यूजन आप समझते हो, इट मीन्स मतलब वो किसी भी एरिया में आसानी से वो पार्टिकल्स जो होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो आसानी से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इट्स अ डिफ्यूजन, वो फैल जाते हैं किसी भी, चाहे रूम में हो, बोतल में हो, किसी कंटेनर में हो, आसानी से फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने वांट ऑफ ने कहा कि डिफ्यूजन वाले जो प्रॉपर्टीज होती है विलयन में भी पाई जाती है। ठीक है, तो वांट ऑफ ने क्या किया कि उन्होंने विलयनों के प्राशरण दाब का क्या किया, स्टडी की, उन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या किया, अध्ययन किया। वांट ऑफ ने क्या किया कि विलयनों के प्राशरण दाबों का अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि विलयन में भी क्या होते हैं बेटा, गैस के अणुओं के समान क्या होते हैं, डिफ्यूजन वाला यानी विषण वाला क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। इसी आधार पर इसी को उन्होंने बेस माना, और सन 1887 में 1887 ईस्वी में क्या किया, प्राशरण दाब संबंधी, ऑस्मोटिक प्रेशर संबंधी क्या किए, कुछ नियम दिए, जिन्हें हम प्राशरण दाब के क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। दैट्स इट, या वांट ऑफ लॉ कहते हैं। अपने ही नाम से उन्होंने उन्हें वांट ऑफ नियम कह दिया। क्लियर हो गया ना, कि वांट ऑफ ने बेटा क्या कहा कि विलयन में भी क्या होते हैं, प्राशरण विलयन में भी क्या होते हैं, गैस के समान क्या होता है, विषण का गुण पाया जाता है। इन्हीं का इन्होंने अध्ययन किया, प्राशरण दाब का अध्ययन किया, और इसी स्टडी पर, इसी बेस पर उन्होंने क्या कर दिया कि प्राशरण दाब संबंधी कुछ लॉ दिए, जिन्हें वांट ऑफ नियम या प्राशरण दाब के नियम कहते हैं। क्लियर। अब बेटा थोड़ा हम रिवाइज करेंगे, 11 पोर्शन आपने पढ़ाया सबने, उसमें एक यूनिट आती है गैस स्टेट, है ना, 4th या 5th यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, गैस स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री का भाग है। ठीक है, उसमें हमने गैस के भाग पढ़े थे और गैस के नियम पढ़े थे, जिसमें एक आइडल गैस इक्वेशन आती है, गैस नियम पढ़े थे। तो गैस नियम थोड़ा रिवाइज कर दूं मैं, कौन कौन से होते हैं, यू नो, एवरीवन नो, आप सभी जानते हो। एक तो बेटा बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, गैलुसाक का नियम, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। ठीक है,
तो ये कुछ गैसीय लॉ थे। तो इनमें बेटा फर्स्ट 3 लॉज को हम देखें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवगाद्रो लॉ, इन्हीं को इन्होंने क्या किया बेटा, रीअरेंज किया और अपने नाम से क्रिएट कर दिया। द फर्स्ट लॉ इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज बॉयल, बीच में क्या लगा दिया, वांट, बॉयल का नियम था उसे वांट लगा दिया, तो बॉयल वांट ऑफ नियम, बॉयल्स वांट ऑफ लॉ, बॉयल वांट ऑफ नियम, बॉयल वांट ऑफ नियम, ठीक है, बॉयल का वांट ऑफ नियम, बॉयल वांट ऑफ नियम। अब बॉयल वांट ऑफ नियम क्या है, ठीक है, तो ऐसे 3 लॉ हम प्राशन दाब के पढ़ेंगे बेटा, बॉयल वांट ऑफ नियम, चार्ल्स वांट ऑफ नियम और एवोगाड्रो वांट ऑफ नियम। तो बॉयल वांट ऑफ नियम क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, ठीक है। अगर आपको बेटा याद हो तो सेम एज पोर्शन में थोड़ा सा रीअरेंज करना है, कुछ नहीं है, सेम 11th वाला पोर्शन है उसी तरह से है, बहुत इजी है। तो बॉयल वांट ऑफ नियम क्या है, इस नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, स्थिर ताप पर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर, बेटा वो गैस संबंधी थे, ये विलियन संबंधी है, विलियन में किसके संबंध में, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर प्राशन दाब के संबंध में। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर इफ P इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी विलियन का, कोई भी सॉल्यूशन है बेटा, किसी विलियन का, ये मान लो ये विलियन है, किसी विलियन का जो प्राशरण दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी में लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी विलियन का प्राशरण दाब, ठीक है, उसके कॉन्सेंट्रेशन, उसके सांद्रण यानी उस विलियन के सांद्रण, उस विलियन के सांद्रण यानी सांद्रण को लिखते हैं बेटा सी, कॉन्सेंट्रेशन सी, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, यही बॉयल वांट ऑफ नियम कहलाता है। खत्म। स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्राशरण दाब उसके सांद्रण यानी उस विलयन के सांद्रण के समानुपाती होता है। क्लियर। हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, ये बेटा किसी विलयन का प्राशरण दाब, प्राशरण दाब क्या हो, प्राशरण दाब को बेटा डिनोट करते हैं पाई से, पाई, प्राशरण दाब पाई हो, ठीक है, और सांद्रण विलयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई एंड सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन इज सी। तो क्या लॉ कह रहा था वो, यानी पाई मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, सो दैट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, इक्वेशन फर्स्ट। और ये कंडीशन कब हो रही है, जब टी इक्वल टू क्या है बेटा, कांस्टेंट है। दैट क्लियर। अब सांद्रण भी हम जानते हैं, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन जानते हैं ना, किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कोई दिया गया निश्चित आयतन है उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो इफ वी नाउ दैट, या इफ C इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/V, वेयर इज V इज इक्वल टू क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम है, ठीक है, आयतन है विलयन का। तो C इज इक्वल टू 1/V, सो दैट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V। इक्वेशन सेकेंड। भाई यहीं तक प्रूव करना है हमने, कोई डेरिवेशन इसका आगे पोर्शन नहीं करना है, या प्रोपोर्शनल नहीं हटाना है, उसकी जगह कांस्टेंट ले लेंगे, नथिंग, बस इतना ही पोर्शन इसको करना है। तो ये इट्स अ बॉयल वांट ऑफ लॉ, इतना बॉयल वांट ऑफ नियम हो गया। दैट क्लियर। तो सेकंड लॉ पे हम चले, तो सेकंड लॉ आ गया बेटा इसका, चार्ल्स वांट्स ऑफ लॉ, चार्ल्स वांट ऑफ लॉ, चार्ल्स वांट ऑफ लॉ। अब देखो इसको, व्हाट इज चार्ल्स वांट ऑफ लॉ, चार्ल्स वांट ऑफ नियम क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ल्स वांट ऑफ नियम, इस नियम के अकॉर्डिंग किसी विलयन का, बेटा सेम पोर्शन आ जाते हैं, किसी विलयन का, ठीक है, स्थिर सांद्रण पर, अब यहां क्या कांस्टेंट कर दो, जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, सी को कांस्टेंट कर देते हैं, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, यहाँ सी को कांस्टेंट कर देते हैं। स्थिर सांद्रण पर यानी सी इज इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो, सी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, तो किसी विलयन का जो प्राशरण दाब होता है यानी पाई, उसके परम ताप टेम्परेचर, ताप के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही चार्ल्स वांट ऑफ नियम कहलाता है, वेरी सिंपल है।
यानी स्थिर सांद्रण पर, इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रण पर इफ कांस्टेंट कंसंट्रेशन, सो क्या प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, उसके ताप के क्या होगा, समानुपाती हो जाता है। ठीक है, यानी यही से डायरेक्टली हो जाएगा बेटा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, और ये कब होगा, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं सी इज इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो, और यही इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट ही आती है, एक इक्वेशन, इट्स अ चार्ल्स वॉन्टो लॉ कहलाएगा। दैट क्लियर। नाउ इज द थर्ड एंड लास्ट, तीसरा आता है बेटा, एवोगाड्रो wants of law, एवोगाड्रो wants of law। अभी एवोगाड्रो wants of नियम क्या है, एवोगाड्रो wants of नियम, एवोगाड्रो wants of नियम बेटा गैसीय नियम पे आपको याद हो, किन्हीं दो विलयनों के लिए आता है। ठीक है, तो कोई भी दो विलयन, इन दोनों इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कोई दो तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन बेटा किन्हीं दो तनु विलयनों के, अब क्या कांस्टेंट कर दें इसमें, कि किन्हीं दो तनु विलयनों के यदि अगर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, सॉरी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि प्रासरण दाब और क्या हो, ताप क्या हो, स्थिर हो, तो जो ये दोनों विलयन है ना, मान लो ये दोनों विलयन, मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से बना देता हूँ। ये मान लो, दिख रहे हैं आपको, ये दो विलयन है मान लो, ये कोई क्या है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है मान लो। तो यदि इन दोनों विलयनों के क्या हो बेटा, प्रासरण दाब और T इज इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो, ये प्रासरण दाब भी कांस्टेंट हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो। भाई जब ताप किसी भी विलयन के लिए कांस्टेंट हो जाता है और प्रासरण दाब भी कांस्टेंट हो गया, यानी विलायक के कण कहीं नहीं जा पा रहे हैं, समझ लो। प्रासरण दाब कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, कि प्रासरण दाब यानी विलायक के कण किसी और अनदर में नहीं जा पा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ना, आयतन तो चेंज नहीं होगा, आयतन इक्वल रहेगा। ठीक है, आयतन कोई चेंज नहीं होगा, तो जब दोनों चेंज नहीं होंगे तो क्या इक्वल इनमें हो जाएगा, क्या इक्वल हो जाएगा, तो इन दोनों के जो निश्चित आयतन होगा ना, वॉल्यूम होगा बेटा, उनमें नंबर ऑफ मोल्स, विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे बेटा, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट्स अवोगाड्रो लॉज, बस इतना है। दैट क्लियर, कि यानी अब देख लो, एक बार मैं फिर अगेन रिपीट कर देता हूं, कि किन्हीं भी दो तनु विलयनों के यदि प्रासरण दाब और ताप, किन्हीं भी दो तनु विलयनों के प्रासरण दाब और ताप क्या हो, कांस्टेंट हो, स्थिर हो, ठीक है, या समान हो, हम बोल सकते हैं स्थिर हो, तो उन दोनों तनु विलयनों के निश्चित आयतन में नंबर ऑफ मोल्स, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूट के विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या किससे लिखते हैं, स्मॉल एन, तो विलय के मोलों की संख्या भी क्या होगी, बराबर होती है, इक्वल होती है या समान होती है। ठीक है, यही अवोगाड्रो वॉन्टॉप नियम कहलाता है। यदि बेटा विलय के मोलों की संख्या क्या हो, इफ वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन V1, इनके लिए वॉल्यूम क्या हो बेटा, V1 और V2, यानी V1 किसके लिए हो, पहले विलयन के लिए, सेकंड के लिए V2 हो, और मोलों की संख्या क्या हो, N1 एंड N2, सो दैट दो फॉर्मूले बहुत इजी बन जाएंगे, यानी N1 अपॉन N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V1 अपॉन V2, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, इक्वेशन फर्स्ट। और इसी को रीअरेंज करके लिख लेंगे, यानी N1 किस में है बेटा, V1 में, और N2 किस में, V2 में, सो दैट ये भी हम लिख सकते हैं, यहीं पे देख लो, N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2, एक ही चीज है। यानी फर्स्ट विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या सेकंड विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या की क्या होगी, इक्वल देन होती है। और कब होगी बेटा, जब पाई एंड टी इक्वल टू कांस्टेंट हो। दैट्स अवोगाड्रोस लॉ। क्लियर हो गया बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये थे प्रासरण दाब के नियम। अब इसी पे नेक्स्ट टॉपिक को हम इसी में रीअरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन नियमों के आधार पे दिस लॉ, कि प्रासरण दाब के नियमों के आधार पर वॉन्टॉप ने क्या किया, आगे इक्वेशन बनाई, वॉन्टॉप इक्वेशन जिसको कहते हैं, प्रासरण दाब समीकरण जिसको कहते हैं, वॉन्टॉप इक्वेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। आगे हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉन्टॉप इक्वेशन। वॉन्टॉप इक्वेशन ये है बेटा प्रासरण दाब समीकरण जिसको कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन जिसको कहेंगे। तो प्रासरण दाब इक्वेशन क्या है बेटा, प्रासरण दाब समीकरण क्या होती है, वॉन्टॉप इक्वेशन क्या है। तो प्रासरण दाब के जो बेटा फर्स्ट टू लॉज हैं, फर्स्ट टू लॉज, पहले दो नियम कौन कौन से हैं अभी बताया मैंने आपको, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ।
वायल वांट ऑफ लॉ और चार्ल्स वांट ऑफ नियम को कंबाइन करने पर, संयुक्त हम कर दे कंबाइन करने पर, तो एक कंबाइन इक्वेशन, संयुक्त समीकरण जिसको कहेंगे बेटा, कंबाइन करने पर, संयुक्त करने पर एक कंबाइन इक्वेशन क्या होगी, प्राप्त होगी, जिसे क्या कहते हैं, वांट ऑफ समीकरण कहते हैं। ये स्टार्टिंग थ्योरेटिकल है। इज दैट क्लियर कि फर्स्ट टू लॉस को हम यदि अगर कंबाइन कर देंगे तो एक संयुक्त समीकरण प्राप्त हो जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, वांट ऑफ समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो पहले हम लगा देते हैं बेटा, कौन सा नियम लगाएंगे इसमें, वॉयल वांट ऑफ नियम लगा देंगे। ठीक है, तो वॉयल्स वांट ऑफ नियम से, वांट ऑफ फ्रॉम वॉयल वांट ऑफ लॉ। अब वॉयल वांट ऑफ नियम से क्या कहते हैं, वॉयल वांट ऑफ नियम से कि पाई, यहां से देखो बेटा ध्यान से, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। इक्वेशन ये फर्स्ट थी, और ये कब होगा बेटा, टी इज इक्वल टू जब क्या हो, कांस्टेंट होता है। क्लियर? इफ सी इज इक्वल टू 1/v, so that पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v। इक्वेशन सेकंड। दैट क्लियर? इक्वेशन इसको चलो रहने देते हैं, इसको सीधे फर्स्ट मान लेते हैं। सर चार्ल्स बॉयल वांट ऑफ नियम यही कहता है ना कि उसका जो किसी विलयन का प्राशरण दाब स्थिर ताप पर क्या होगा, उसके आयतन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बट कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे बेटा समानुपाती है, यहाँ पे विक्रमानुपाती होगा। चार्ल्स फ्रॉम चार्ल्स लॉ, चार्ल्स वांट ऑफ लॉ, वांट्स ऑफ लॉ, चार्ल्स वांट ऑफ नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स टेम्परेचर, उसके ताप के समानुपाती होगा। इक्वेशन सेकंड, और कब होता है, जब C इज इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, कंबाइन टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी समीकरण से कंबाइन करो इनको, जरा देखो पाई का क्या आ जाएगा, पाई का पाई ऐड करना है ना सीधे से, पाई का पाई आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल 1/v इंटू नीचे क्या है, t। दैट क्लियर? सॉल्व करते रहो, t इंटू 1 यानी t आएगा, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t अपॉन क्या आ जाएगा, v। आई होप आप इस तरह से समझ लेना इसको डायरेक्टली, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी प्रोपोर्शनल t अपॉन v। ओके, t अपॉन v हो जाएगा। अब इससे आगे सॉल्व यहां करते रहो, तो आगे पोर्शन को मैं यहां बता रहा हूं। इतना क्लियर हो गया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t अपॉन v। अब यहाँ पे क्या लेंगे, जब प्रोपोर्शनल हटाना होता है तो वहां पे क्या लेते हैं, कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेते हैं। अब विलियन से रिलेटेड है वो, तो विलियन कांस्टेंट वहां पे ले लेंगे। तो पाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वी। दैट क्लियर? पाई इक्वल टू एस टी अपॉन वी हो गया। वी को ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्या लिख सकते हैं, पाई वी इक्वल टू एस टी। इक्वेशन थर्ड, पाई वी इक्वल टू एस टी हो गया। वेर इज एस, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है जिसे क्या कहेंगे बेटा, विलियन कांस्टेंट कहते हैं। सॉल्यूशन कांस्टेंट है, विलियन कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर हो गया ना, विलियन कांस्टेंट कहते हैं। पाई वी इज इक्वल टू एस टी, एस कांस्टेंट है, विलियन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्राशरण दाब। इफ यदि अगर हम क्या कर दें, एस इज इक्वल टू क्या हो, आर हो। आर क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट होता है, सबको पता है। यदि एस इज इक्वल टू आर कर दें, एक ही चीज है वो, विलियन कांस्टेंट बेटा गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, बिकॉज डिफ्यूजन वाला लॉ पढ़ते हैं हम, तो गैस कांस्टेंट के ही बराबर होता है। तो एस की जगह चेंज कर दो आर, तो क्या हो जाएगा बेटा, पाई वी इक्वल टू आर टी, पाई वी इक्वल टू आर टी। क्लियर हो गया, पाई वी इक्वल टू आर टी। इक्वेशन क्या आ जाएगी, फोर्थ। थोड़ी लाइट चल रहा है मार्कर, शायद आई होप आप ध्यान से वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा, मैं मुंह से इस तरह से बोल रहा हूँ। तो पाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी। तो इक्वेशन फोर्थ इज वांट ऑफ इक्वेशन। बेटा चौथी ये समीकरण आगे यही क्या है बेटा, वांट ऑफ इक्वेशन है। इफ नंबर ऑफ मोल्स, यदि अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, नंबर ऑफ
मोल क्या हो, स्मॉल एन हो, यदि विलेय के मोलों की संख्या क्या हो, एन हो, तो एन को भी ऐड करो। आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी तो एन भी लगा देते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई वी इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन होगी, ये बन गया आपकी क्या, दैट क्लियर, पाई वी इक्वल टू एन आर टी, ये बन गया। अब यहाँ पे हम एक पोर्शन हम कर सकते हैं, इफ आर इज इक्वल टू क्या, आर इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, टी भी क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। इफ आर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो, ये स्थिर हो, तो बेटा इक्वल टू की जगह क्या आएगा, बराबर की जगह क्या आएगा, सीधे सीधे बताओ, प्रोपोर्शनल आ जाएगा, आएगा ना प्रोपोर्शनल। तो इससे पहले ये आर इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट कर देते हैं, यहां हम आगे देखेंगे, आई होप यहां तक समझ गए होंगे। यहां पे थोड़ा हम इसको आगे देख लेते हैं। तो ये आर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, उससे पहले क्या कर दो, ये वी को अगर मैं यहां नीचे लेके जाऊं, इसके बटे में लेके जाऊं, तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी। अब आर टी इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, आर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। यहां ये कांस्टेंट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल की जगह क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन अपॉन क्या आ जाएगा, वी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन अपॉन वी इज इक्वेशन 6। तो दिस इक्वेशन इज सो दैट, यह समीकरण क्या शो करेगी बेटा, कि किसी विलियन का, ठीक है, किसी विलियन का क्या इक्वेशन ये क्या शो करेगी, कि किसी विलियन का, किसी भी तनु विलियन के लिए जो, यदि अगर उसका क्या होता है, ताप कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया ना, कि स्थिर ताप पर किसी विलियन का प्रासरण दाब उसके निश्चित आयतन में उपस्थित, निश्चित वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, फिक्सेबल जो वॉल्यूम है, उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विलेय के मोलों की संख्या के क्या करता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, विलेय के मोलों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी विलेय के मोलों की संख्या पर क्या करेगा बेटा, डिपेंड करेगा, ना कि डज नॉट, इट्स अ प्रॉपर, इट्स अ नेचर, ना कि उसकी प्रकृति पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, किसकी, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि क्या विलेय के मोलों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये इक्वेशन बेटा प्रूव करवाती है। एनी टाइम्स अगर आ गया कि कैसे प्रूव करोगे कि विलेयन का प्रासरण दाब, नंबर ऑफ मोल्स विलेय के मोलों की संख्या की क्या होता है, समानुपाती होता है, या विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पे नहीं, तो ये समीकरण बेटा डिनोट करती है। प्रकृति कोई भी हो, डजंट मैटर, ठोस लिक्विड गैस कोई सी भी हो, ठीक है, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, कोई भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सीधे डायरेक्टली क्या हो जाता है, उसका प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इट मींस बेटा उस पर क्या करेगा, डिपेंड करता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन शो करेगी, हम यहाँ पे राइट डाउन उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पोर्शन इसमें बेटा, यदि हमने क्या कर निकालना हो कि वांट ऑफ इक्वेशन से बेटा, जैसे सबकी डेरिवेशन हम निकाल लेते, तो विलेय के अणुभार का निर्धारण, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय के अणुभार का निर्धारण कैसे करेंगे, विलेय का अणुभार यदि कैलकुलेट करना हो, हमें अणुभार भी कैलकुलेट करना हो, और साथ में बेटा राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग यानी पाई निकालना हो, इक्वेशन पाई फॉर्मूला निकालना हो, ठीक है। तो अब हम जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल किसके, सॉल्यूट के, स्मॉल एन से करते हैं, तो क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सबको पता है ना, भार बटे अणुभार, तो भार बटे अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन। अब किसमें रखेंगे बेटा, एन की वैल्यू किसमें रख देंगे, ये देखो फिफ्थ में, ये एन की वैल्यू यहां से उठाओ और इस एन में यहाँ पे रख दो, इसकी वैल्यू, इसका मान यहाँ रख दो, ठीक है। तो एन की इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ से, तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ 5 में रखने पर रख दो, इसमें वैल्यू रखो, क्या बन जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू आर टी, अब वी को भी नीचे लेके जाओ, इसलिए पाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई सॉरी हाँ वी को नीचे लेके जाओ, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नीचे गया, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू आर टी बाई, पूरे का बाई कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा वी। तो ये तो आ गया बेटा पाई के लिए, ये आ गया 7, ये तो आ गया किसके लिए, पाई के लिए वैल्यू आ गई। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, विलेय का अणुभार, आर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, वॉल्यूम विलेय का, ठीक है, सॉरी विलियन का। अब यदि एम विलेय का अणुभार निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो एम को ऊपर ले जाओ, पाई को नीचे ले जाओ, सिंपल है, वेरी सिंपल।
तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन पाई, यहीं पे देख लो, W अपॉन क्या हो जाएगा, पाई इंटू RT, और नीचे क्या आ गया V, ये विलेय का आ जाएगा, विलेय का अनुपात, दैट्स इट। इतना ही क्लियर आपको करना था। क्लियर हो गया बेटा। तो m इजिकल W अपॉन पाई इंटू RT अपॉन V, ये हो जाएगा। W सबको पता है, पाई रासायनिक दाब, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम हो गया विलियन का। तो इस प्रकार से बेटा ये आपकी वन टॉप इक्वेशन भी कंप्लीट होगी, दैट्स इट। तो बेटा समझ में आई होगी आपकी। अब थोड़ा मैं यहाँ पे क्लियर करा दूं आपको, विलेय का भार है बेटा, ग्राम में लिख सकते हो। इसमें थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि जैसे प्राशन दाब पाई है बेटा, एटीएम में वायुमंडलीय में ले सकते हैं। आर क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट को मैं वैल्यू बता दूं आपको क्या होती है, आर गैस कांस्टेंट की 0.0821, ठीक है। एटीएम ये केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, ये आर की वैल्यू होगी, इसमें रखेंगे। टी टेम्परेचर है बेटा, टी को हमेशा क्या रखेंगे, डिग्री सेल्सियस में नहीं, टी ताप है जिसको किस में लेंगे, केल्विन में चेंज करके केल्विन में लेते हैं। वी क्या है, वॉल्यूम है जिसको किस में लेंगे, लीटर में, ठीक है। वी वॉल्यूम है जिसको लीटर में ले सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखनी है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। इफ एनी क्वारीज एंड डाउट्स सो प्लीज राइट कमेंट्स बॉक्स, ओके स्टूडेंट। और साथ में बेटा आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे, ओके। थैंक यू।